तो एसिड बेस बैलेंस में अपन अभी तक का लोचा समझ चुके हैं कि एसिड बेस बैलेंस जो है वो बॉडी में केमिकल और फिजियोलॉजिकल दो मेथड से करते हैं। और केमिकल मेथड से अपन बात करें तो ये होता है बफर सॉल्यूशन। और बफर सॉल्यूशन चार टाइप के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज द कार्बनिक एसिड बफर, फॉस्फेट, प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन बफर। और इन दोनों के बारे में अपन डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। अब अपन चेक करेंगे कि फिजियोलॉजिकली रूप से एसिड बेस बैलेंस को कैसे बैलेंस एसिड बेस बैलेंस बॉडी कैसे परफॉर्म करती है। तो फिजियोलॉजिकल में रेस्पिरेशन और रीनल दो टाइप के मेथड हैं जिनको अपन डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट इज द रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। बेसिकली रेस्पिरेशन से होता क्या है? अगर एसिड बेस बैलेंस की बात एक बार के लिए छोड़ भी दें तो रेस्पिरेशन से क्या होता है? रेस्पिरेशन से होता है CO2 बाहर निकालना और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेना। यही बेसिक मीनिंग है किसका? एसिड बेस सॉरी रेस्पिरेशन मैकेनिज्म का यही तो बेसिक मीन है। अब अपन ने यहाँ CO2 को एक नाम दे रखा था, दैट इज द वोलेटाइल एसिड, या इसी की दूसरी फॉर्म को अपन C2H2CO3 या कार्बनिक एसिड भी बोलते हैं। तो अपन ने काम यहाँ क्या आएगी? सिर्फ CO2 आएगी। यानी अपन यहाँ पे CO2 के एक्सक्रीशंस और CO2 की होल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, इसके पास क्या वो चीज है? एक लंग्स या एक रेस्पिरेशन के थ्रू बॉडी क्या कर सकती है? या तो रेट ऑफ और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा सकती है या फिर इनको कम कर सकती है। तो दो वेज होते हैं इनके बैलेंस करने के लिए, या तो रेट एंड डेप्थ, इसी में लिख देते हैं रेट ऑफ डेप्थ, या तो इंक्रीज कर सकती है बॉडी या फिर डिक्रीज कर सकती है। अगर रेट और डेप्थ इंक्रीज होती है तो इसको कहते हैं हाइपर वेंटिलेशन, और अगर रेट और डेप्थ डिक्रीज होती है तो इसको कहते हैं हाइपोवेंटिलेशन। देखो इसमें एक चीज समझ लेना यहाँ पे क्लियर कि दैट इज द वेंटिलेशन, इसलिए यहाँ पे रेट और डेप्थ दोनों हैं। अगर खाली कभी रेट की बात की जाए तो रेट बढ़ने और घटने को करस्पॉन्डिंगली टैकीपनिया और ब्रेडिपनिया कहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे रेट और डेप्थ दोनों एक साथ अगर बढ़ते घटते हैं तो वो टर्म कहलाती है वेंटिलेशन, और इसी को यहाँ पे वेंटिलेशन हाइपोवेंटिलेशन कहते हैं। अब अपन समझते हैं कि इस रेट के घटाने और बढ़ाने से पीएच के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दो बातें यहाँ पे क्लियर कर ही लें कि रेस्पिरेशन जो कंट्रीब्यूट करता है वो CO2 के लेवल के लिए करता है, और CO2 एक वोलेटाइल एसिड है, इसलिए कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है। केस की अगर बात कर ले, अपन एग्जांपल लेते हैं कि अगर बॉडी में कभी एसिडोसिस देखने को मिला, क्या देखने को मिला? एसिडोसिस, या फिर अपन सेकंड में बात करेंगे सिनारियो में, दैट इज द एल्किलोसिस देखने को मिला। तो बॉडी में जब भी एसिडोसिस देखने को मिलेगा यानी वोलेटाइल एसिड बढ़ेगा, यानी किसी भी तरह से क्या बढ़ेगी? CO2 बढ़ेगी, है ना। तो अब इस बढ़ी हुई CO2 को निकालने के लिए, क्योंकि रेस्पिरेशन का फंक्शन क्या है? CO2 को निकालना और O2 को लेना। तो इस बढ़ी हुई CO2 को निकालने के लिए रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म भी तेज होंगे, यानी रेट और डेप्थ भी बढ़ेगा। तो बढ़ी हुई CO2 से क्या होता है? इससे PCO2 बढ़ जाता है बॉडी में, और इससे H2CO3 बढ़ जाता है। यानी ये तीनों कंडीशन जो है वो एसिडोसिस में देखने को मिलती है। PCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बनिक एसिड्स भी बॉडी में बढ़ जाते हैं एसिडोसिस की कंडीशन में। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेगी बॉडी? इसको ठीक करने के लिए बॉडी करेगी CO2 को ज्यादा निकालना है, यानी रेट और डेप्थ ज्यादा, यानी एसिडोसिस के साथ देखने को मिलेगा हाइपर वेंटिलेशन। और इसी का उल्टा यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ CO2 कम होगा, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बॉडी में कम होगा। तो जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो CO2 को निकालने की जरूरत भी कम होगी। तो इसी के लिए रेस्पिरेशन भी कम एफर्ट्स करेगा, और जिसी का नाम है रेस्पिरेटरी
हाइपोवेंटिलेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। समझ आ गई बात सर? कि बॉडी में अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी PCO2 का लेवल अप या नीचे होता है तो बॉडी का रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है वो खुद भी अप एंड डाउन होता है, यानी हाइपर हाइपो की तरफ शिफ्ट होता है। लेकिन बॉडी में इसी से दो क्वेश्चन निकल के आते हैं। देखो, रेस्पिरेशन से दो क्वेश्चन निकल के आते हैं कि PCO2 का लेवल आखिर कितना होता है ना। अपन ने यहाँ क्या देखा, PCO2 बढ़ गई, PCO2 कम हो गई, तो कितना बढ़ गई कितना कम हो गई, तो इसका लेवल कितना होता है। तो इसका लेवल अगर अपन बात करें बॉडी में होता है तो दैट इज द 35 to 45 mm ऑफ Hg, यानी एक वैल्यू की अगर बात करें तो दैट इज द 40 mm ऑफ Hg। ये वैल्यू होती है 35 to 45 किसकी, PCO2 की mm ऑफ Hg, यानी 35 से कम और 45 से ज्यादा की कंडीशन जब भी होगी तो फर्ज कीजिए कि अगर केस 30 की कंडीशन देखने को मिल गई तो इसमें PCO2 कम है, तो रेस्पिरेशन बैलेंस होने के लिए क्या हो जाएगा, हाइपोवेंटिलेशन, यानी CO2 को कम निकालेगा, CO2 शरीर में रुकना चालू होगी, और CO2 रुकेगी मतलब वोलेटाइल एसिड रुकेगा, मतलब ये एल्केलोसिस किसकी तरफ जाएगा, एसिडोसिस की तरफ जाएगा और बैलेंस होने की कोशिश करेगा। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा अलग सोचता है आपसे और वो क्वेश्चन बनाता है और आप वहां फंस जाते हैं। हर बार ऐसा नहीं होता है कि PCO2 की वैल्यू mm ऑफ Hg में ही पूछी जाए। एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसकी वैल्यू मिली इक्विवेलेंट में कितनी होती है, सॉरी किलो पास्कल में। ये एक गैस है और गैस का पार्शियल प्रेशर जो होता है, प्रेशर को अपन पास्कल में भी चेक करते हैं, तो इसका पार्शियल प्रेशर होता है 5.3 किलो kPa यानी किलो पास्कल। ये वैल्यू होती है PCO2 की। अगर mm ऑफ Hg में चेक करें तो दैट इज द 40, और अगर पास्कल में चेक करें तो दैट इज द 5.3, और ये बना के लाया है यहाँ से क्वेश्चन। आगे बात समझ में? तो PCO2 का लेवल अपन ने चेक कर लिया सर। क्या अपन बात करते हैं रेस्पिरेटरी के मैकेनिज्म के थ्रू बैलेंस होने की। तो जब भी रेस्पिरेशन के थ्रू बैलेंस होगा तो वो दो चीजों से बैलेंस होता है, फर्स्ट इज द हाइपर वेंटिलेशन के थ्रू, सेकंड वन इज द हाइपो वेंटिलेशन के थ्रू। और हाइपर और हाइपो रेस्पेक्टिवली कब होगा, जब शरीर में PCO2 के वैल्यू बढ़ेगी। तो कैसे बढ़ेगी, तो नॉर्मल वैल्यू इतनी होती है और बढ़ी हुई वैल्यू इतनी होती है, तो ये इस तरह से रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा। ये तो बात समझ में आ गई गुरु कि PCO2 की वैल्यू इतनी होती है और इससे ज्यादा या कम होगी तो बड़ी और घटी भी हो सकती है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा शरीर को कि शरीर में PCO2 बढ़ गया है घट गया है, यानी ओवरऑल PCO2 के लिए रिसेप्टर कहाँ होंगे। तो PCO2 के लिए जो केमिकल रिसेप्टर होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं मेड्यूला ऑब्लंगेटा। ये ब्रेन के मेडुला ऑब्लागेटा में प्रेजेंट होते हैं, और यहीं से ये केमिकल रिसेप्टर जो होते हैं वो PCO2 के लेवल के लिए सेंसिटिव होते हैं। और यहाँ पे अगर PCO2 की वैल्यू अप डाउन होती है तो ये केमिकल एक्टिव होते हैं और ये कमांड देते हैं किसको, एक तो पॉन्स को, पॉन्स ऑफ ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम का जो पॉन्स एरिया है वहां, और दूसरा देते हैं मेडुला ऑब्लागेटा को। और यही दोनों मिलके क्या करते हैं, रिफ्लेक्स करते हैं किसके लिए, रेस्पिरेशन को बढ़ाने या घटाने के लिए। रेस्पिरेशन किसकी, रेट एंड डेप्थ को कम या ज्यादा करने के लिए। तो कुल मिला के जब भी PCO2 का लेवल अल्टर्ड होगा तो पता चलेगा किसको, केमिकल रिसेप्टर को, किसके, मेडुला ऑब्लागेटा के केमिकल रिसेप्टर को, वहां से ये एक्टिव होंगे और पॉन्स और मेडुला ऑब्लागेटा को मैसेज भेजेंगे और ये जाके रिफ्लेक्स करेगा लंग्स में, और लंग्स से फिर क्या देखने को मिलेगा, अकॉर्डिंग टू PCO2 लेवल, अकॉर्डिंग टू केमिकल रिसेप्टर एक्टिविटी, आइदर इट्स अ हाइपरवेंटिलेशन और आइदर इट्स अ हाइपोवेंटिलेशन। ये दोनों चीजें देखने को मिलती हैं रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म के लिए।
फिजियोलॉजी में दूसरा जो मैकेनिज्म आता है दैट इज द रीनल मैकेनिज्म, यानी किडनी का मैकेनिज्म। और लंग्स की तरह किडनी का भी रॉ फंक्शन या बेसिक फंक्शन क्या होता है, तो ये H प्लस आयन को सीक्रेट करती है बॉडी में और HCO3 माइनस को रीअब्सॉर्ब करती है। ठीक है, तो यहाँ पे H प्लस आयन जो है वही अपना एसिड की फॉर्म होता है और ये बेस की फॉर्म है। तो किडनी इनके एक्सक्रीशन और इनके रीअब्जॉर्प्शन की रेट को फर्क दे देती है। तो किडनी के पास भी रिसेप्टर होते हैं, तो ये पीएच रिसेप्टर जो होते हैं ये रीनल में कहाँ होते हैं, तो रीनल के अंदर ये रिसेप्टर पीसीटी एंड डीसीटी में रिसेप्टर ऑफ पीएच, तो ये पीएच के रिसेप्टर वहां पे प्रेजेंट होते हैं और वहां पे ये केमिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये वहां पे पीएच को बैलेंस करने का काम करते हैं। अब चेक करते हैं कि रीनल में ये फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है, और ये थोड़ा सा डिटेल है, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। देखो यहाँ पे अपन अगर पीसीटी और डीसीटी की ल्यूमेन ड्रॉ करें, तो मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ इसकी ल्यूमेन। फर्ज कीजिए ये एक डक्ट है पीसीटी और डीसीटी, है ना, और ये पीसीटी है। अब इसमें इस लेयर की जो पीसीटी की जो लेयर होती है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, यहाँ पे प्रेजेंट होंगी सेल्स प्रेजेंट होगी। यहाँ पे ये सेल्स का बना हुआ होता है, ये दोनों साइड ल्यूमन की सेल, ये ल्यूमन है और ये पीसीटी और डीसीटी डक्ट की सेल होगी। अब इस सेल के अंदर, इस ल्यूमन के अंदर और यहाँ से निकल रही है कुछ ब्लड वेसल्स। क्या निकल रही है, ब्लड वेसल्स, यानी यहाँ पे ब्लड है, ये ब्लड का कम्युनिकेशन है। और इस सेल्स को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे जो डक्ट की सेल है मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके आपको उसके अंदर का मैकेनिज्म बताता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ क्या होने वाला है। तो फर्ज कीजिए ये एक सेल है, ये मैंने इस एक को जूम आउट करके बनाया है ना, इसको ध्यान में रखना बस। ये एक सेल है, पीसीटी की डक्ट की एक सेल है, ये पीसीटी खुद है, ये ब्लड वेसल्स हैं और ये सेल है जो डक्ट में पाई जाती है। अब इसमें किस मैकेनिज्म के थ्रू H प्लस आयन को सीक्रेट किया जाता है और OH या बाइकार्बोनेट्स को वापस रिसीव करती है सेल। तो इस सेल में बेसिकली होता क्या है, H2O के साथ जुड़ता है CO2, है ना, H2O और CO2 साथ में जुड़ते हैं और ये बनाते हैं यहाँ पे H2CO3, और इस H2CO3 से बनता है HCO3 माइनस, प्लस बनता है यहाँ पे H प्लस। तो ये इतनी इक्वेशन आपको यहाँ पे समझनी है। अब इसमें क्या होता है, ये जो बाइकार्बोनेट है, ये क्या मैंने बताया यहाँ पे बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो ये रीअब्जॉर्ब होके कहाँ जाते हैं, ब्लड के अंदर। ठीक है, बाइकार्बोनेट का तो यहाँ पे 83 हो गई कि जो भी बाइकार्बोनेट सेल में होगा वो कहाँ आ जाएगा, ब्लड वेसल्स में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पे बचता है H प्लस आयन ना, तो अब ये H प्लस आयन किसको जाता है, ये जाता है इस ल्यूमेन के अंदर। ये H प्लस आयन जो है वो इस ल्यूमेन के अंदर गया, तो एक H प्लस आयन जाने के बदले यहाँ पे भी एक जो सोडियम होते हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, यानी एक H प्लस जाएगा तो उस चार्ज को मेंटेन करने के लिए ल्यूमेन से, अब चूंकि इस ल्यूमेन में पीसीटी में क्या बन रहा है, यूरिन, यूरिन में क्या होगा, सोडियम होगा, H प्लस होगा, बाइकार्बोनेट्स होंगे, वाटर होगा, ये सब देखने को मिलेगा। तो ये सोडियम ल्यूमेन के अंदर प्रेजेंट है, तो ये अंदर वाला सोडियम जो यहाँ से हाइड्रोजन आयन आता है इसको रिप्लेस करने के लिए सेल में चला जाता है, और सेल से ये सोडियम कहाँ रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ब्लड में। तो इस रिएक्शन में जो इस कार्बनिक एसिड से बाइकार्बोनेट बना है ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, और H प्लस आयन एक शिफ्ट हो गया ल्यूमेन के अंदर, और इसके बदले एक सोडियम जो है वो सेल में आके ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया। अब यहाँ पे ये H प्लस आयन जो आया है ये सीधा का सीधा कहाँ निकल जाएगा, यूरिन में। H प्लस आयन एक एसिड है और ये यूरिन में निकलेगा, इसलिए यूरिन क्या हो जाता है, एसिडिक। तो जब भी बॉडी में एसिडोसिस होता है, एसिडोसिस में क्या होता है, फर्ज कीजिए बॉडी में एसिडोसिस चल रहा है, तो H प्लस आयन ज्यादा होगा,
तो ये H प्लस आयन यहाँ से कहाँ सीक्रेट हो जाएगा, बॉडी के बाहर यूरिन के थ्रू ये H प्लस आयन सीक्रेट हो जाएगा। अब यहाँ एक बाइकार्बोनेट भी प्रेजेंट है और बाइकार्बोनेट की स्टोरी भी अपन यहाँ से समझ लेते हैं कि बाइकार्बोनेट के साथ क्या होता है। तो ये बाइकार्बोनेट यहाँ प्रेजेंट है, ये कुछ बाइकार्बोनेट, इस ल्यूमेन को ही बड़ा कर देते हैं अपन थोड़ा सा, ये मैंने यहाँ तक कर दिया है इसको। तो ये जो बाइकार्बोनेट है ये ल्यूमेन में आएगा और इस H प्लस आयन के साथ जुड़ जाता है, ये H प्लस आयन के साथ जुड़ के और ये क्या बना देता है यहाँ पे H2CO3 और यहाँ से क्या बन जाता है H2O प्लस CO2 और ये बना हुआ H2O और CO2 कहाँ, ये इसकी सेल में जो पीसीटी की मेम्ब्रेन की सेल है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और वही वहां पे H2CO2 जुड़ के वापस यहाँ बन जाता है। तो ये साइकिल घूमता रहता है, किस लिए, H प्लस आयन को यूरिन से एक्सक्रीट आउट करने के लिए। इसको वापस से समझते हैं कि बॉडी के अंदर जो है वो, एक बार मैं इसको पूरा रफ करके आपको दोबारा से समझाता हूँ कि रीनल के थ्रू जो H प्लस आयन का सीक्रेशन और बाइकार्बोनेट्स आयन का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ ल्यूमेन, ये पीसीटी की ल्यूमेन है, ये उसमें एक बहुत बड़ी सेल है, ये ल्यूमेन है और यहाँ से जा रही है प्लास से ब्लड वेसल्स, ये है पीसीटी और ये है सेल। तो पीसीटी के थ्रू यूरिन बन रहा है किडनी से फिल्टर हो रोक के और उस यूरिन के साथ आ रहा है सोडियम, आ रहा है उसके साथ आ रहा है बाइकार्बोनेट, आ रहा है उसके साथ H प्लस भी आ रहा है और वाटर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये ल्यूमेन में यहाँ पे क्या बन जाएगा, ल्यूमेन में यहाँ पे जो है वो इन सब के कॉम्बिनेशन से H2CO3 बनता है और ये H2CO3 से वाटर बनता है और यहाँ पे CO2 बनती है और ये बनी बनाई जो, यानी ल्यूमेन से जो सेल में एब्जॉर्ब होता है, ये दोनों के दोनों CO2 डिफ्यूजन के थ्रू और H2 एब्जॉर्प्शन के थ्रू यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। ये H2O और CO2 ल्यूमेन की सेल में आ जाते हैं, वापस ये यहाँ पे H2CO3 बनाते हैं, H2CO3 बनाते हैं और ये H2CO3 फर्दर HCO3 माइनस और टूट जाता है H प्लस में। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब ये बड़ा हुआ जो, सॉरी, ये यहाँ जो टूटा हुआ बाइकार्बोनेट है ये शिफ्ट हो गया ब्लड में, ये यहाँ आ गया और ये चला गया वापस ल्यूमेन के अंदर, ये H प्लस यहाँ पे ल्यूमेन के अंदर चला गया। अब ये ल्यूमेन के अंदर गया है तो यहाँ से जो सोडियम है वो चार्ज को मेंटेन करने के लिए कहाँ आ जाएगा, तो एक सोडियम पे एक हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो जाएगा और ये हाइड्रोजन वापस कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड के अंदर, सॉरी सोडियम कहाँ आ जाएगा, ब्लड के अंदर, यानी जो हाइड्रोजन के एक्सचेंज में जो सोडियम आया है ल्यूमेन की सेल से वो ब्लड में चला जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे H प्लस ही बचा और ये बचा हुआ H प्लस जो है वो कहाँ निकल जाएगा, यूरिन के साथ। तो ये मेथड होता है H प्लस आयन को, यानी एसिडोसिस की कंडीशन में बड़े हुए H प्लस को एक्सक्रीट आउट करना और ये यहाँ से यूरिन से बाहर निकल जाएगा। ये फिनोमिना होता है रीनल की, ल्यूमेन में, पीसीटी में, डीसीटी में। होप सो ये सिंपल तरीके से आपको समझ आया होगा। तो ये रीनल के स्टेटमेंट है कि रीनल में होता क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एसिडोसिस की कंडीशन में क्या होता है, H प्लस सीक्रेटेड, H प्लस को रीनल के थ्रू सीक्रेट किया जाता है इन ट्यूब्यूल्स एंड कंबाइंड विद बफर टू एक्सक्रीशन इन द यूरिन, ये बफर के साथ कंबाइन होकर यूरिन से बाहर निकल जाते हैं। और एल्किलोसिस की कंडीशन में जो एक्सेस बाइकार्बोनेट होता है ये सीक्रेटेड इन द ट्यूब्यूल एंड कंबाइंड विद द सोडियम एंड एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। अब ये एसिडोसिस की कंडीशन है, एसिडोसिस की कंडीशन है और एल्केलोसिस की कंडीशन अगर होगी तो वहां पे HCO3 माइनस बढ़ जाएगा और ये यहाँ पे बढ़ा हुआ HCO3 माइनस यहीं के सोडियम से जुड़ के यूरिन के साथ ये भी यहाँ से क्या निकल जाएगा, यानी Na2HCO3 इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये इतना बड़ा साइकिल नहीं चलेगा, ये साइकिल H प्लस के लिए चलता है और बाइकार्बोनेट सीधा ही इसके ल्यूमेन सोडियम से जुड़ के और यूरिन के साथ क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा।
तो ये बेसिक फिनोमिना है इसका सेकंड मैकेनिज्म जो अपन बैलेंस के लिए पढ़ चुके हैं। यहाँ पे दो, फर्स्ट इज द केमिकल जो बफर अपन ने पढ़ लिया, सेकंड इज द फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेशन और रीनल पढ़ लिया, थर्ड वन इज द पोटेशियम पढ़ते हैं अपन। अब पोटेशियम क्या होता है पहले ही मैं समझा चुका हूँ कि पोटेशियम क्या होता है। तो एक सेल होती है, ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया है, इसके अंदर जो है वो खूब सारी कन्याएं होती हैं हॉस्टल के अंदर, सेल के अंदर, और ये पोटेशियम जो है वो बाहर जो होता है वो होता है हाइड्रोजन आयन। और जब भी बॉडी में हाइड्रोजन आयन एक्सेस होगा यानी एसिडोसिस होगा, इस तरफ मैं एसिडोसिस लिख देता हूँ, एसिडोसिस में H प्लस बहुत ज्यादा हो रहा है बाहर की साइड, तो ये H प्लस आयन क्या कर जाएगा, ये अंदर शिफ्ट कर जाएगा और इसको बैलेंस करने के लिए ये जो है वो पोटेशियम बाहर आ जाएगा सेल से। तो एसिडोसिस की कंडीशन इस तरह से पोटेशियम एक्सचेंज से बैलेंस होती है। कैसे, बढ़ा हुआ H प्लस या एसिड अंदर चला जाएगा और अंदर से पोटेशियम बाहर आ जाएगा, और इससे जो देखने को मिलेगी कंडीशन दैट इज द हाइपर कैलेमिया, से हाइपर कैलेमिया देखने को मिलेगा। और इसी से ही क्या देखना मिलेंगे, कार्डियक माल फंक्शंस, कार्डियोलॉजी में माल फंक्शन देखने को मिलेंगे। तो ये था अभी तक के टॉपिक का पहला पार्ट जिसमें अपन ने ब्रीफ में डिस्कस किया था एसिड क्या होते हैं। मैं स्टार्टिंग से यहाँ पे आपको एक बार ब्रीफ हिस्ट्री दे देता हूँ। दैट इज द एसिड्स क्या होते हैं, अपन ने देख लिया एसिड की पीएच क्या होती है और कौन कौन से एसिड जो है वो फिजियोलॉजिकली इम्पोर्टेंट होते हैं, ये भी अपन ने देख लिया। ये बेस क्या होते हैं, बेस की पीएच कितनी होती है और कौन से बेस इंपॉर्टेंट है, ये अपन ने डील कर लिया। अब पीएच क्या होती है, डॉक्टर सोरेनसन ने पीएच की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की और नॉर्मल 7.4 होती है, ये भी अपन ने पढ़ लिया। सम पीएच की वैल्यू, इसको आप जरूर दिमाग में रखना, अलग अलग पीएच लाइक यूरिन की पीएच, सीएसएफ की पीएच, जीआईटी के ऑर्गन की पीएच, और जो नॉर्थ सेट में आ चुका है एमनियोटिक फ्लूइड की पीएच कितनी होती है, इन सब की वैल्यू आपको दिमाग में होनी चाहिए। फिर अपन ने एसिड बेस बैलेंस की डेफिनेशन पढ़ी है, एसिड बेस बैलेंस इंपॉर्टेंट क्यों होता है ये पढ़ा है। पीएच का इफेक्ट क्या होता है, यहीं से अपन ने जान लिया कि नर्व की एक्साइटेबिलिटी यानी एसिडोसिस की कंडीशन में सीएनएस डिप्रेस होगा और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी। वहीं एल्किलोसिस में पीएच बढ़ने से सीएनएस भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ नर्वों में एक्साइटेबिलिटी बढ़ेगी यानी टिंगलिंग सेंसेशन, नर्व में ट्विचिंग होने लग जाएगी। अब दूसरी एंजाइम और पोटेशियम के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया। अब पढ़े थे अपन ने मैकेनिज्म ऑफ बैलेंस, बैलेंस कैसे किया जाता है, तो बैलेंस किया जाता है इनटेक आउटपुट की रेट को बराबर रख के, एक्सक्रीशन और बॉडी में होल्डिंग की रेट को बराबर किया जाता है। एक्सक्रीशन दो टाइप से होता है, वोलेटाइल फॉर्म में लंग्स के द्वारा, नॉन वोलेटाइल फॉर्म में रीनल के द्वारा। और अब सोर्स की बात करें, ये मैंने बता दिया है कि बॉडी बैलेंस करने के लिए एक्सक्रीशन रेट को कम ज्यादा करती है, बट ये इनटेक कहाँ से होता है, तो ये अपन ने सोर्स डिस्कस कर लिए थे। फिर मैकेनिज्म तीन तरह का होता है, फर्स्ट इज द केमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड पोटेशियम। केमिकल में बफर आएंगे, फिजियोलॉजिकल में रेस्पिरेशन और रीनल आएगा। बाइकार्बोनेट बफर अपन ने यहाँ पे पढ़े थे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बफर है, आपको गोल्डन रिएक्शन याद रखनी है, इसका बोथ साइड इंटरचेंज होता है, ये रेशियो आपको मालूम होना चाहिए। फिर अपन ने टिश्यू में हीमोग्लोबिन का रोल पढ़ लिया, फिर तीनों बफर्स पढ़ लिए कौन कौन से होते हैं। रेस्पिरेशन में अपन ने देख लिया कि मेनली रेस्पिरेशन CO2 को होल्ड कर सकता है या फिर ज्यादा निकाल सकता है, तो उसी के बेस में एसिडोसिस और एल्किलोसिस के केस में कैसे बैलेंस किया जाता है। रीनल इसको किस तरह से बैलेंस करता है, रीनल का मेन फंक्शन क्या होता है, H प्लस को सीक्रेशन करना, तो रीनल H प्लस की सीक्रेशन के अमाउंट को कम ज्यादा कर सकता है। H प्लस का सीक्रेशन का पाथवे कुछ इस तरह मैंने बताया, और बाइकार्बोनेट सीधा सोडियम के साथ मिलकर यूरिन से बाहर निकल जाता है। पोटेशियम एक्सचेंज भी एसिड बेस बैलेंस में काम आता है, जब भी एसिडोसिस होता है H प्लस बढ़ता है तो ये बढ़ा हुआ अंदर चला जाता है, पोटेशियम बाहर आता है और इससे हाइपरकैलेमिया के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये सब एसिड बेस और उसके बैलेंस और उसके मैकेनिज्म के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे एसिड बेस का इम्बैलेंस क्या होता है, इसमें अपन देखेंगे इम्बैलेंस क्यों होता है, इम्बैलेंस के फंडामेंटल वेज क्या है,
और एसिडेमिया और एल्केलेमिया का डिसऑर्डर क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप चैनल पर आप नॉट सेट वाईफाई को जरूर फॉलो करें। थैंक यू।